नमस्कार, आज है तारीख 19 सितंबर, दिन गुरुवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। लेबनान में पहले पेजर्स और फिर वॉकी टॉकी में धमाकों ने बढ़ाई चिंता। बड़ी संख्या में घायलों से जूझ रहे अस्पताल। It has been a nightmare. Probably this is the worst day of my life as a physician. दावा किया जा रहा है कि इन धमाकों का इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से हो सकता है नाता। लेकिन ये एजेंसी कैसे करती है काम और क्या ये तनाव अब अलग मोड़ ले रहा है, करेंगे विश्लेषण। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का नेक्स्ट लेवल है, जो आपके प्रतिद्वंदी को, आपके दुश्मन को ये बताता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, हम आपके घरों में हैं, हम आपकी जेबों में हैं, हम आपके हाथ में हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट की लगी मुहर। लेकिन ये फैसला कैसे होगा लागू? वन इलेक्शन का और वन नेशन का जो प्रपोजल है, उसका मुख्य आधार बेसिकली एफिशिएंसी पे है कि फाइनेंशियल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी वो कैसे मैक्सिमाइज की जाए। विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल जानते हैं सुमिरन से। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ऊर्जा आपूर्ति के मुद्दे में यूक्रेन को अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। रूसी हमलों ने यूक्रेन की उत्पादन क्षमता और ग्रिड को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। आईईए का कहना है कि अब ये सुनिश्चित करना होगा कि यूक्रेन के बाकी बचे बुनियादी ढांचों को और ज्यादा नुकसान से कैसे बचाया जाए। ब्रसेल्स में एक सम्मेलन में यूरोपीय आयोग के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेyen ने कहा, We will make an additional amount of close to 160. उर्सुला कह रही हैं, हम इस सर्दी के लिए लगभग 160 मिलियन यूरो की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराएंगे। इसमें आश्रयों और हीटरों के लिए मानवीय सहायता के पैसे शामिल हैं। इसमें मरम्मत से जुड़े काम और नवीनीकरण के लिए पैसे शामिल हैं। इसमें 100 मिलियन यूरो यूरोपीय संघ में इमोबिलाइज की गई रूसी संपत्तियों की आय से आएगा। रूस को ही उसके द्वारा लाए गए विनाश की कीमत चुकानी होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक अहम ऐलान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दी जाने वाली परमिट में अगले साल तक और भी ज्यादा कटौती की जाएगी। इस बारे में उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी किया। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पोस्ट में लिखा, हम लोग इस साल से ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को 35% कम परमिट दे रहे हैं। अगले साल इसमें 10% की और कटौती भी की जाएगी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि प्रवासन से हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचता है, लेकिन जब कुछ बुरे लोग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हैं और छात्रों का फायदा उठाते हैं तो हम उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस वार्ता में अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। विक्रम मिस्री ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी की मुलाकात के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के साथ कई बैठकें होनी हैं, जिस हम आने वाले वक्त में तय करेंगे। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, भारत और अमेरिका के बीच जो भी म्यूचुअल कंसर्न्स होते हैं इश्यूज को लेके, उन सभी इश्यूज पे बातचीत होती है। जो भी हमारे बीच में सवाल जवाब उठते हैं उनको लेके हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, और वो इस बारी भी होगा। तो स्पेसिफिक इशू कोई उठेगा या नहीं वो इस समय मैं नहीं कह सकता, लेकिन सभी इश्यूज पे हम डिस्कशन करेंगे, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। इसके साथ ही बाकी मंत्री भी उसी दिन शपथ लेंगे। 17 सितंबर को आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया था। अरविंद केजरीवाल ने खुद सीएम पद के तौर पर उनके नाम का प्रस्ताव दिया था। बाकी के विधायकों ने भी समर्थन किया था। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे 7 वादे पक्के इरादे नाम दिया गया था। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पिछले 11 दिनों से सैमसंग के लगभग 1500 कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से कंपनी के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। कर्मचारियों की मांग है कि सैमसंग उनके नए लेबर यूनियन इंडियन लेबर वेलफेयर यूनियन को मान्यता दे। कर्मचारियों का कहना है कि इसी यूनियन के जरिए वो कंपनी के प्रबंधन से बेहतर वेतन और काम के वक्त से जुड़ी बातचीत करना चाहते हैं। बीते 2 दिनों से लेबनान सिलसिलेवार धमाकों का सामना कर रहा है।
आज के कार्यक्रम की शुरुआत इसी खबर से करते हैं। मंगलवार को लेबनान में सैकड़ों पेजर्स में धमाके हुए जिनमें 12 लोगों की मौत हुई। इसके एक दिन बाद यानी बुधवार को यहाँ सैकड़ों वॉकी टॉकीज में धमाके हुए। इन धमाकों में 25 लोगों की मौत हुई है और 600 से अधिक लोग घायल हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि 600 से ज़्यादा लोग घायल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके अनुसार अब तक इन धमाकों में लेबनान में 37 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और हज़ारों लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार मारे जाने वाले में 2 बच्चे भी शामिल हैं। कई स्रोतों का कहना है कि इसके पीछे इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है, जिसने हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाया है। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। जी। लेकिन फिलहाल ये जान लेना जरूरी है कि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबैद ने इन हमलों को युद्धापराध करार दिया है। उन्होंने कहा है कि लेबनान को बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए और ये भी कहा है कि लेबनान ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल की बैठक भी बुलाई है। बैरूत हवाई अड्डे पर पेजर और वॉकी टॉकी को अब बैन कर दिया गया है। वहीं इसराइल ने अब तक इन हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि इस्राएली रक्षा मंत्री योएव गैलेंट ने बुधवार को युद्ध के नए चरणों की बात की थी, नए तरीकों की बात की थी। מרכז הכובד עובר צפונה. המשמעות היא इस्राएली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये कि अब हम ताकत, संसाधन और ऊर्जा उत्तर की तरफ लगाएंगे। ना तो हम हमास के कब्जे में बंधकों को भूले हैं और ना ही दक्षिण में अपने मिशन को। हम अपने कर्तव्य को नहीं भूले हैं और हम उन्हें साथ साथ पूरा कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में सुमिरन अभी भी लोगों को इंतज़ार है कि हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह, उनके बयान का इंतज़ार है, क्योंकि उनके इस बयान से इस बात का आइडिया लगेगा, इस बात का अंदेशा मिलेगा कि संभावित प्रतिक्रिया जो है हिजबुल्लाह की वो क्या हो सकती है। और हसन नसरल्लाह आज शाम को टेलीविज़न पर ये उनका भाषण भी प्रसारित किया जाएगा और उनका संबोधन अब से शायद कुछ मिनटों में शुरू भी होने वाला है। लेकिन इसी बीच जो है लेबनान की सेना एक अहम काम करने में जुटी है। जी, जैसा कि आपने कहा कि एक काम होगा अब और लेबनान की सेना संदिग्ध पेजर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को डीएक्टिवेट करने में लगी है। लेबनीज सेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर कहा है कि अलग अलग इलाकों में जो पेजर्स है, संदिग्ध पेजर्स है और कम्युनिकेशन डिवाइस है, उनको डीएक्टिवेट किया जा रहा है और लोगों से अपील है कि संदिग्ध डिवाइसेस के पास ना जाएं। ये सारी जानकारी जो है सेना ने लोगों के साथ शेयर की है। बीबीसी संवाददाता ह्यूगा बचेगा कहते हैं कि इन हमलों से लेबनान के लोग सदमे में हैं और लोगों में ये डर है कि कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस अब सुरक्षित नहीं है। खौफ का माहौल है। इन हमलों के पैमाने को लेकर बहुत नाराजगी है। लेबनान के एक नागरिक ने बताया, दक्षिणी लेबनान में हम डरे हुए हैं। हमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की चिंता है। मंगलवार, बुधवार को हैकिंग की घटना हुई, पेजर्स में धमाके हुए, वायरलेस डिवाइसेस में धमाके हुए, जिससे चिंता बढ़ गई है। तो लेबनान में लोगों की चिंता बढ़ गई है और कई लोगों को ये भी डर है कि कहीं इसराइल हमास जंग की जद में लेबनान भी ना आ जाए। गिदा नाम के एक और लेबनानी नागरिक ने अपनी चिंता जताई। I am afraid of a wider scale war in Lebanon. I am afraid for my people. I'm afraid for my citizens. लेबनानी नागरिक कह रही हैं, मुझे डर है कि कहीं बड़े पैमाने पर अब युद्ध ना शुरू हो जाए। मुझे अपने लोगों, अपने शहर, अपने देश के लिए डर है, क्योंकि हिजबुल्लाह, इसराइल, ईरान के बीच के तनाव की कीमत हम चुका रहे हैं। वहीं एलियास वारक माउंट लेबनानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं। उन्होंने इन धमाकों में कई लोगों का इलाज किया और कहा, It has been a nightmare. Probably this is the worst day of my life as a physician. एलियास वॉरक कह रहे हैं, ये किसी बुरी सपने की तरह है। डॉक्टर के तौर पर मेरी जिंदगी की सबसे बुरा दिन है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम कई लोगों की आंखें नहीं बचा सके। 60 से 70% लोगों के मामले में कम से कम उन्हें अपनी आंख ही निकलवानी पड़ी। और ये वो लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी युवा हैं वो लोग और उनकी उम्र हो सकती है 20 से 25 साल। तो लेबनान में जो धमाके हुए थे वो पेजर्स में हुए, वॉकी टॉकी में हुए, सड़कों पर चलते हुए, सब्जी के बाजार में, बहुत जगहों पर धमाके हुए। बेरूत मेडिकल कॉलेज के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सालाह जिनलदीन ने बताया,
Yesterday, we received around 150 cases where the majority of the injuries. डॉक्टर साला कह रहे हैं कल हमारे पास करीब 150 मामले आए थे जिनमें से अधिकांश मामलों में चेहरे पर आंख, नाक, चेहरे की हड्डियों में चोट आई थी। इसके अलावा कई मामलों में हाथ, उंगलियां और कमर के निचले हिस्से में चोट आई थी। कल से हमारे ऑपरेटिंग रूम्स लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ 12 ऑपरेटिंग रूम्स हैं और मुझे लगता है कि अगले 48 घंटों तक ये लगातार काम करते रहेंगे। मानसी, इन सब के बीच इसराइल और लेबनान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है। इसराइल ने लेबनान की तरफ 40 रॉकेट दागे हैं और इसराइली सेना ने भी लेबनान में ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। तो ये तनाव कहीं ना कहीं अब फैलता नजर आ रहा है और स्थिति को काबू में रखने के लिए कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने हालात को बेहद चिंताजनक बताया और ये कहा कि इससे क्षेत्र में खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसका खतरा है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं बीबीसी संवाददाता ह्यूगो बचेगा कहते हैं कि ये जो ये पूरा हमला हुआ, ये एक तरह से इस बात की तरफ इशारा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को एक तरह से भेदने में कामयाब रहा। और कई स्रोतों से ये खबर आई है कि मोसाद ने हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाने की ये कोशिश की थी। यहाँ पर मोसाद के बारे में कुछ और जान लेते हैं मानसी, और इसकी बात कर लेते हैं। तो मोसाद के बारे में बात करते हैं तो इसकी वेबसाइट के अनुसार इसराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियान ने 1940 के दशक में इसकी नींव रखी थी, जिसका काम ये था यहूदियों को बचाना। जी, दुनिया में कहीं भी हो यहूदी अगर मुश्किल में है तो उनको बचाना मोसाद का काम हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ मोसाद ने तरक्की की, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड एजेंसी मानी जाती है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की बीबीसी हिंदी सेवा के संपादक नितिन श्रीवास्तव से, जिन्होंने मोसाद को लेकर 2018 में काफ़ी शोध किया था। और सबसे पहले मैंने यही पूछा कि इसराइल में मोसाद की अहमियत कितनी है, इसका काम किस तरह का है। इसराइल में जानकारों के मुताबिक मोसाद बहुत ही रिस्पेक्टेड एजेंसी रही है और हमेशा से इसराइल जो है वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ रहा है, ज़्यादातर अपने पड़ोसियों से जो तरह तरह के हैं। और इसराइल के यहूदियों को दुनिया में कई जगहों पर जब जब निशाना बनाया गया है, ख़ास तौर पर कि जो भी कारण रहे हों, उसका जब भी इसराइल ने बदला लेने की कोशिश की है तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि वो मोसाद के ऑपरेशन के थ्रू ही करते हैं। यानी खुफिया ऑपरेशन। जी, खुफिया ऑपरेशन होते हैं, सीक्रेट ऑपरेशन होते हैं, जो फौरी तौर पर वो जंग का ऐलान नहीं करते हैं, लेकिन जो स्ट्राइक्स होती हैं वो बड़ी सर्जिकल, बड़ी कैलकुलेटेड और बड़ी अनअनाउंस्ड स्ट्राइक्स होती हैं। एक चीज जो बड़ी खास बात है मोसाद के बारे में वो ये है कि वो लंबे ऑपरेशंस के लिए जाने जाते हैं। जैसे एक किताब है जिसका नाम था द कैप्चर एंड ट्रायल ऑफ एडोल्फ आइकमैन। एडोल्फ आइकमैन दरअसल लंबे समय तक एडोल्फ हिटलर के एक जो सबसे बदनाम सीक्रेट सर्विस थी गेस्टापो, उसके यहूदी डिपार्टमेंट के प्रमुख रहे थे और उनके बारे में कहा जाता था उन्होंने एक फाइनल सोल्यूशन नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें यहूदियों को मारना उसका उद्देश्य था। तो अब मोसाद का ऑपरेशन ये होता है कि वो उसके 10 साल बाद 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, दूसरी वाली। 60 में उन्होंने उनको दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में वो छुपकर एक नई जिंदगी बिता रहे थे एडोल्फ आइकमैन। मोसाद ने इतना लंबा ऑपरेशन करके उनको वहां से ढूंढ निकाला, उनको वापस अपने देश लाकर उनका ट्रायल किया। उसके बाद की अगर हम बात करें तो 1972 में मानसी म्यूनिख जो ओलंपिक गेम्स थे उसमें इसराइली एथलीट्स को निशाना बनाया गया था, उसको बहुत बड़ी मैसेकर कहा गया था। और जो फलस्तीनी संगठन था ब्लैक सितंबर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके 8 लड़ाके जो थे वो खिलाड़ियों की पोशाक पहनकर म्यूनिक गेम्स के विलेज में घुस गए थे और वहां से उन्होंने इसराइली जो खिलाड़ी थे उनको निशाना बनाया था। उसका बदला लेने पर एक बहुत मशहूर फिल्म भी है जो स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई है, म्यूनिक। कई ऑस्कर इनाम मिले, लेकिन म्यूनिक तो एक फिक्शनल उसका वो है, लेकिन दरअसल जो किताबों में पढ़ने को मिलता है वो ये है कि म्यूनिक गेम्स का ऑपरेशन ऑलमोस्ट 15 साल चला, 12 साल, और करीब 8 मुल्कों में मोसाद के एजेंटों ने उन सारे लोगों को ढूंढकर उनकी शिनाख्त की। और ऐसा दावा है रिसर्चर्स का कि जो ये सारे टेररिस्ट थे उनका खात्मा मोसाद नहीं किया था। हालांकि कभी इसराइल ने इसकी पुष्टि उस तरह से नहीं की। हमने ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड उसको अंजाम दिया था। जैसे ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड था उसी तरह से सीरिया से इसराइल के संबंध जो हैं वो खासे तलखी वाले रहे हैं, वहाँ पर भी कई ऑपरेशंस चले हैं। ईरान में एक बहुत सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिनकी
जिनकी जब हत्या हुई तो ये बताया गया कि उसके पीछे भी या तो CIA का हाथ था या मोसाद के एजेंटों का हाथ था, क्योंकि ईरान से काफ़ी तलखी रही है इन दोनों देशों की शुरू से। करें तो एक किताब है मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशंस ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस में उनका पूरा जो मिशन रहा पिछले 30-40 सालों से वो यही रहा कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको पनपने नहीं देना है किसी भी कीमत पर। इसराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ पहले भी था और कहा यह जाता है कि एक वायरस अटैक के जरिए उसको किया था, जो एक तरह से 2005 में अटैक हुआ और वो उस समय एक सोफिस्टिकेटेड अटैक था। और अभी अगर हम लेबनान की बात करें तो जो अटैक हमने देखे वो भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, बहुत जटिल अटैक्स थे। तो फिलहाल जो इशारा है वो मोसाद की तरफ है। मोसाद कितना एडवांस्ड है टेक्नोलॉजिकली? मोसाद के बारे में जितना भी लिटरेचर है, जो लोगों ने किताबों में लिखा है या बायोग्राफीज में लिखा है, उसको पढ़ने से यही समझ में आता है कि मोसाद हमेशा टेक्नोलॉजी की तलाश में रहता है। और टेक्नोलॉजी के लिए कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मोसाद आउट ऑफ द वे जाके टेक्नोलॉजी का प्रोक्योरमेंट करता है। मिसाल के तौर पर जो अभी पेजर्स में जिस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, पेजर्स का एन्क्रिप्शन आज भी महफूज माना जाता है। इसीलिए हिजबुल्लाह के ज्यादातर लोग जो हैं वो पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको हिदायत दी गई थी। तो माना यह जा रहा है कि उस टेक्नोलॉजी को बनाने में और उस प्रोडक्शन के लेवल से और महीनों बाद या शायद 1.5 साल बाद या 2 साल बाद उसके एग्जीक्यूशन तक मोसाद उस पर डोमिनेट करता है, उस पर काम करता रहा। और यही हाल वॉकी टॉकी का है, क्योंकि वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट होना ज्यादा सीरियस इशू है, क्योंकि वॉकी टॉकीज किसी अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से लेकर, किसी अस्पताल के गार्ड से लेकर, किसी स्कूल कॉलेज बिल्डिंग के गार्ड से लेकर और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स तक आज भी वॉकी टॉकी सबसे कॉमन संचार का माध्यम है, क्योंकि आपके कंट्रोल में रेडियो फ्रीक्वेंसीज रहती हैं। बिल्कुल। और जिसको आप बदल सकते हैं। तो ये पेनिट्रेशन का एक डिफरेंट लेवल है जो मोसाद ने इस बार, अगर ये ऑपरेशन उन्होंने किया है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कहा नहीं कि उन्होंने ऑपरेशन किया है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये ऑपरेशन लोगों को तो क्षति जो पहुंची सो पहुंची है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का नेक्स्ट लेवल है, जो आपके प्रतिद्वंदी को, आपके दुश्मन को ये बताता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, हम आपके घरों में हैं, हम आपकी जेबों में हैं, हम आपके हाथ में हैं। तो ये थे BBC संपादक नितिन श्रीवास्तव जो मोसाद के बारे में और जानकारी दे रहे थे। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchohindi.com पर। आप हमें WhatsApp, Insta और YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। आगे कार्यक्रम में बहुत सारा समय बचेगा, बहुत सारा जो पैसा बर्बाद होता है वो पैसा बचेगा और ये विकास के कामों में लगेगा, शिक्षा के काम में लगेगा, स्वास्थ्य के काम में लगेगा। आगे बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन कैसे लागू हो सकता है। लेकिन उससे पहले सब देख लेते हैं कि हमारे जो श्रोता हमसे जुड़े हैं सोशल मीडिया के जरिए वो क्या लिख रहे हैं। बाल कुमार विरही लिखते हैं, मणिपुर को दूसरा इसराइल बनाने की पश्चिमा षड्यंत्र। समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं, क्योंकि शब्द आपस में मिल गए हैं। नितिन श्रीवास्तव की आवाज़ काफ़ी समय बाद सुनने को मिली। रघुवर कुमार सोनी लिख रहे हैं। भूपेंद्र सिंह लिख रहे हैं, हरियाणा को भी प्रोग्राम में जगह दीजिए, वहाँ चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है। जी, यूट्यूब के कमेंट्स की बात करूँ तो संतोष यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो राजनीति और इंसानियत की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बाकी देशों में युद्ध चल रहा है उससे बहुत कुछ समझ सकते हैं हम। संदीपन मुखर्जी हैं जो मोसाद के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक नया तरीका है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हैं जो शांति की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध को अब दूर चले जाना चाहिए। पोलाराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ केशवानंद भट्ट हैं जो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ BBC सुनता हूं और टीवी तक हटा दिया है, पिछले 6 सालों से मैं BBC सुन रहा हूं। सुभाष सोनी हमारे साथ हैं जो हमें नमस्कार कह रहे हैं। हसीब सलमानी हैं जो मोसाद और अमेरिका के एजेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर।
मानसी, अब पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं और उस बारे में बात करते हैं जो आजकल ट्रेंड भी कर रहा है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। नई सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और 100 दिन पूरे होने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनाई उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है और इस रिपोर्ट को आने वाले वक्त में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को के साथ साथ नगरपालिकाओं और पंचायत चुनाव करवाने के मुद्दे से जुड़ी सिफारिशें दी गई थी। जी, हम आपको बता दें कि कल इन सिफारिशों को मंजूरी मिली थी और जहां तक इन सिफारिशों की बात है तो पहला है कि चुनाव को 2 चरणों में कराया जाए। पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए जाए, दूसरे चरण में नगरपालिकाओं और पंचायतों का चुनाव हो। इन्हें इस तरह कोऑर्डिनेट किया जाए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के ये जो चुनाव है ये 100 दिन के भीतर ही पूरे हो जाए, यानी पूरे देश में 100 दिन के भीतर चुनाव हो जाए। जी, इस सिफारिश में ये भी कहा गया है कि के लिए संविधान में जरूरी संशोधन किए जाएंगे और किसी न किसी तरह से जल्द ये जो संशोधन है इसको लागू किया जाए। और जो ये कमेटी की रिपोर्ट है इसके बारे में आप कुछ बताएं। कमेटी की जो रिपोर्ट है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी और इस कमेटी ने इसी साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इस कमेटी में जो सदस्य थे उनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद भी थे। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि केवल 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर जो बाकी 32 दल हैं उन्होंने इससे सहमति जताई है और इसकी वकालत भी की है। गृह मंत्री अमित शाह घोषित कर चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगले 5 साल के अंदर लागू किया जाएगा और इसको लेकर कई तर्क दिए गए हैं, कई इसके विरोध में हैं भी हैं जी, और कई जो हैं इसको सपोर्ट करती हैं कहीं ना कहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। बहुत सारा समय बचेगा, बहुत सारा जो पैसा बर्बाद होता है वो पैसा बचेगा और ये विकास के कामों में लगेगा, शिक्षा के काम में लगेगा, स्वास्थ्य के काम में लगेगा और सबसे बड़ी बात है बहुत समय की बचत होगी क्योंकि बार बार आचार संहिताएं लगती हैं, बार बार काम रुक जाते हैं, मशीनरी ठप हो जाती है। कभी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के होते हैं, कभी नगर पालिकाओं के और निकाय के होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं। कई बार आचार संहिता लगने से बहुत काम प्रभावित होता है जो समय की बर्बादी होती है। तो मानसी जी जो इसके सपोर्ट में जो बात करते हैं, जो इसका समर्थन करते हैं, उनका तर्क होता है कि पार्टियों पर सबसे बड़ा बोझ इलेक्शन फंड का होता है। ऐसे में छोटी पार्टियों को इसका फायदा मिल सकता है क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के लिए उन्हें अलग अलग प्रचार नहीं करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि चुनावों में ब्लैक मनी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इसमें कमी आ जाएगी, ये एक और तर्क दिया जाता है। दूसरा कि चुनाव खर्च बोझ कम होगा जैसे कि आपने बताया और समय कम होगा, ये सारा आपने बताया। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो इसके विरोध में सामने आते हैं। तो विरोध करने वालों की दलील ये है कि इससे अपने संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा, ये अलोकतांत्रिक है, संघीय ढांचे के विपरीत है, क्षेत्रीय दलों को अलग अलग तरह का नुकसान हो सकता है और ये क्षेत्रीय दलों को अलग अलग करने वाला है। राष्ट्रीय दलों का यानी नेशनल पार्टीज का वर्चस्व बढ़ जाएगा, ये व्यवस्था राष्ट्रपति शासन की ओर कहीं ना कहीं ले जाएगी। ये कहा जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराए जाने का सबसे बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को होगा और छोटी पार्टियों के लिए एक साथ कई राज्यों में स्थानीय और लोकसभा चुनाव प्रचार का अभियान चलाना मुश्किल हो सकता है। और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ये कह चुकी है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का कड़ा विरोध करती है और इस विचार पर काम नहीं करना चाहिए। तो जान लेते हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। कल को बोलेंगे वन नेशन वन लीडर, तो ये लोग तो हम लोग जो कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो चुनाव को धीरे धीरे जो है समाप्त कर देगी, लेकिन अभी 4 राज्यों का चुनाव था, 4 राज्यों का एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। झारखंड और दिल्ली का क्यों नहीं कराए भाई, महाराष्ट्र का क्यों नहीं कराए जो 5 राज्यों का था। आप केवल जो है कश्मीर अपने सुटेबल जो हो उसी हिसाब से आप करते हैं। तो इसके समर्थन में और इसके विरोध में क्या बातें हैं, इनके बारे में थोड़ा और बेहतर तरीके से जान लेते हैं मानसी। साथ ही क्या ऐसा होने पर कुछ मुद्दों पर असर हो सकता है? बिल्कुल, ये वाजिब सवाल उठता है जी। और अगर ये लागू होता है तो संविधान में बदलाव कैसे आएगा, यही समझने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बात की संविधान और कानून विशेषज्ञ प्रोफेसर चंचल कुमार से। वन इलेक्शन का और वन नेशन का जो प्रपोजल है उसका मुख्य आधार बेसिकली एफिशिएंसी पे है
कि फाइनेंशियल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी वो कैसे मैक्सिमाइज की जाए जो स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कैसे इंश्योर किया जा सके पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बेसिक तर्क तो यही है। इसके अपोजिट में है या इसके विरोध में जो आर्गुमेंट है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर से एक टेम्परिंग होगी, भेदभाव होगा, छेड़छाड़ होगा, क्योंकि संविधान रूरल गवर्नमेंट की परिकल्पना करता है केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी। दोनों अपने अपने, अगर फेडरल गवर्नमेंट को देखा जाए, जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है तो हर जगह डुअलिटी ऑफ गवर्नमेंट होती है। दोनों गवर्नमेंट के अपने अपने स्फीयर होते हैं जिसमें वो वर्क करता है और इसीलिए इस तरह के अधिकार उनको दिए गए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम देखी जाए तो दोनों लेवल पे, पार्लियामेंट्री लेवल पे दैट इज सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट असेंबली लेवल पे दैट इज स्टेट लेवल पे, जो गवर्नमेंट की परिकल्पना है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इलेक्शन के थ्रू है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है। इन्होंने फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम इसके बाद में आएंगे, पर ये जो संरचना है दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट एंड आप कह सकते हैं कि सॉवरेन है टू सम एक्सटेंट। ये एसआर-बोमे केस में कहा गया है कि फेडरलिज्म अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर और आधारभूत संरचना का एक फीचर है। बेसिक प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि जिस तरह से इस प्रपोजल को शुरू किया गया वो है कमिटी एंड कमीशंस के थ्रू, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ना तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना तो ये नीति आयोग जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। तीसरा, जो एक कमीशन बनाई गई फॉर्मर प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में, वो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन से हैं। तो ये इंटायर प्रोसेस एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जा रहा है। तो ये कहाँ तक संभव तो हो सकता है, पर कहाँ तक जायज है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में, इस पे क्वेश्चन तो है। इस क्रम में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत हो सकती है इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने के लिए और इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरा, कई सारे लॉज में भी चेंज करने की जरूरत है कि मेनली जो 1950 और 1951 के जो दो कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, सेम ही नाम है, अलग 2 ईयर्स हैं, दोनों में अलग अलग पावर्स हैं और प्रोविजंस हैं, तो उसमें भी अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। जी, तो यही मेरा सवाल है। आप संशोधन की बात कर रहे हैं, तो संविधान में संशोधन का तरीका क्या हो सकता है इसमें? क्या साधारण बहुमत से होगा या फिर 2/3 बहुमत से होगा? ये 2/3 बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी इसको कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट की कुल जो भी सदन है उसके जो पूरे मेंबरशिप की 3/4 एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग का मेजोरिटी होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए। तो ये इसको हम स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, उससे पास होगा। उसके बाद ये राज्यों को लेजिस्लेटिव असेंबली के अप्रूवल के लिए भेजा जाए। कम से कम आधे राज्यों की संख्या इसको अप्रूव जरूर करनी चाहिए, जिससे पहले ये संशोधन लागू नहीं हो सकता। आप देखिए, जो 3 लेवल पे गवर्नमेंट क्यों लाए गए थे, या 2 लेवल पे, पहले तो 2 था ना, पंचायत बाद में आए और म्युनिसिपैलिटी बाद में आए, जो 73rd अमेंडमेंट और 4th अमेंडमेंट हुए 91, 92 में जो भी। क्या ये भी एक कंसर्न है कि एक साथ चुनाव होने की वजह से कई ऐसे मुद्दे हैं जो नजरअंदाज हो सकते हैं? 2 लेवल पे गवर्नमेंट इसलिए लाए गए थे कि हर लेवल के गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट और हर लेवल पे गवर्नमेंट पे जो सेम पीपुल का पार्टिसिपेशन होगा। जैसे अगर मैं एक पंजाबी हूँ या हिमाचली हूँ तो मैं केंद्र सरकार के गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ थ्रू वोटिंग अदरवाइज, एंड राज्य सरकार के गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। दोनों का बेसिस अलग होता है, दोनों पब्लिक स्फीयर अलग हैं, मुद्दे अलग हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे दिल्ली का चुनाव देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई और पार्टी पूरी मेजोरिटी ऑफ सीट ले जाती है और पार्लियामेंट्री में कोई और ले जाता है। तो इनका मेन रीजन है कि जो पार्टिसिपेशन का लेवल होता है, जो पब्लिक स्फीयर होता है, वो दो भागों में होता है, वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक सेंट्रलाइजेशन और सेंट्रल इशूज ही मेन इशूज रह जाएंगे। लोकल कल्चर, लोकल नीड्स, लोकल जो इशूज हैं और लोकल जो सेंटीमेंट्स हैं, उनका एक तरह से बुरा असर पड़ेगा उन पे और वो खत्म हो जाएगा। तो ये थे कानून विशेषज्ञ प्रोफेसर चंचल कुमार। और अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। तो मानसी, आज सारे दिन भारत और बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट मैच हो रहा है वो ट्रेंड करता रहा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच आज खेला गया पहले टेस्ट मैच का पहला दिन और भारत ने दिन खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 329 रन बनाए हैं। और आज सुबह जब बांग्लादेश ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया
तो भारत की शुरुआत कोई खास नहीं रही, एक के बाद एक विकेट गिरे, लेकिन फिर टर्निंग पॉइंट रहा जब आए भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन। उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर टीम की लड़खड़ाती पारी को संभाला और पहले दिन का खेल खत्म होने तक जो स्कोर रहा वो था 339 रन्स फॉर 4 विकेट्स और 4 विकेट गिराने के लिए बांग्लादेश की तरफ से शानदार गेंदबाजी की हसन महमूद ने। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात होगी शुक्रवार को, समय वही शाम के 7:30 बजे। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया और गंगोत्री ने। मुझे मानसी को और सिमरनप्रीत कौर को दे विदा। नमस्कार। नमस्कार।